हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑन व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी अभी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया है तो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना होगा पहले साल में, ताकि फ्यूचर में आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो एकदम स्मूथली रन करे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पहले साल में हमें 5 फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है और सीधे चलते हैं हम यहां पर फर्स्ट फैक्टर पर। गाइस, फर्स्ट फैक्टर है सर्विसेज। गाइस, यहां पर होता क्या है कि जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों का फोकस रहता है कि जल्दी से जल्दी हम क्लाइंट्स इकट्ठा कर लें। जितने ज्यादा क्लाइंट्स उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, ये एक चीज होती है जो हम गलत कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं तो हम क्या सबके लिए काम करते हैं, तो हम किसी के लिए भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, तो किसी के सामने हम एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर अपने पास बिल्कुल भी क्लाइंट्स नहीं हो तब भी एक मार्केटिंग एजेंसी को चलाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास 1-2 एम्प्लॉयज तो होंगे, तो उस एम्प्लॉयज को हम सैलरी कैसे देंगे। तो यहां पर बिल्कुल क्लाइंट्स ना होना और बहुत ज्यादा क्लाइंट्स होना सेम बात है। वो कैसे है मैं आपको आगे बताता हूं। तो गाइस, होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 क्लाइंट है या फिर 2 क्लाइंट है, तो हम उन दोनों क्लाइंट्स के लिए बेस्ट काम करके दे सकते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों पर काम नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 एजेंसी के लिए काम करना है, जो कि बहुत ईजी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 या 2 फील्ड में वहां पे काम करना पड़ता है। मान लो एक रेस्टोरेंट हुआ, मान लो एक रियल एस्टेट एजेंसी हुआ, और अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही तो दोनों रेस्टोरेंट होंगे या फिर दोनों रियल एस्टेट एजेंसी होंगे, तो वहां पर हमें ज्यादा पेपर वर्क ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, मतलब प्लानिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हमने एक क्लाइंट को खुश कर दिया, उसको अच्छे से अच्छा सर्विस देके अगर हमने उस क्लाइंट को खुश कर दिया, तो वो क्लाइंट हमारे साथ लंबे टाइम तक बना रहेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा काम नहीं है जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम करे खत्म हो जाएगा। जिस दिन काम करना बंद किया उस दिन हमसे आगे कोई और निकल जाएगा। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग जो काम है वो लंबे टाइम तक करते रहना। अगर आपने अपने क्लाइंट को खुश रखा, वो लंबे टाइम तक आपको पे करेगा। ठीक है, ये तो हुआ पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका जो एक क्लाइंट है वो खुश होता है तो उसका जो केस स्टडी है वो आप सेकंड क्लाइंट को दिखा सकते हो। मतलब आपने उस क्लाइंट के लिए क्या किया और उस क्लाइंट के लिए क्या वर्क करा है और किस वजह से उसके क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिला और ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा पाए, ये सारी चीजें अगर हम एक केस स्टडी बना लेते हैं तो हम अपने सेकंड क्लाइंट, जो भी लीड हम जनरेट करते हैं, उस लीड को हम समझा सकते हैं कि हमने ये किया इन लोगों के लिए और इनसे इनको ये बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो वो जो सेकंड बंदा है, जो लीड है, वो भी क्लाइंट बन जाएगा हमारा, क्योंकि उसने केस स्टडी देख लिया है। तो अब उसे हम पर भरोसा हो जाएगा कि हम उनको भी प्रॉफिट करवा के दे सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा फायदा ये होता है अच्छी सर्विस का, क्योंकि जो हमारा पहला क्लाइंट है वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को हमें रेकमेंड कर सकता है। मान लो कि एक बंदा है जिसके रेस्टोरेंट की वेबसाइट थी, या फिर कोई बंदा है जिसकी रेस्टोरेंट है लोकल में, तो हमने उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की। तो अब क्या होगा, इससे उसको फायदा हुआ, तो वो बता सकता है अपने किसी रिलेटिव, हो सकता है उसका रिलेटिव कोई डॉक्टर हो, कोई डेंटिस्ट हो, कोई लॉयर हो, कोई रियल एस्टेट एजेंट हो। ठीक है, उसको भी वो बता सकता है कि यार देखो, मैंने इस बंदे से कांटेक्ट किया, इस एजेंसी से कांटेक्ट किया और उस एजेंसी ने मुझे इतना प्रॉफिट करके दिया, तो आप लोग भी कांटेक्ट करो। तो इस तरीके से हमें और क्लाइंट्स मिलेंगे, वो हमें रेकमेंड करेंगे। ठीक है, ये 3 फायदे होते हैं। चलो, रेकमेंडेशन का केसेस हर दिन नहीं मिलता है हमें, वो कभी कभी मिलता है, लेकिन जो केस स्टडी है और वो उस क्लाइंट को अपने साथ लंबे टाइम तक मैनेज करके रखना, ये 2 फायदे तो हमें सर्विसेज से 100% मिलेंगे। तो गाइस, ये था पहला फैक्टर, सर्विसेज। तो गाइस, अब चलते हैं सेकंड फैक्टर, जो कि है स्किल्स। तो गाइस, यहां पर स्किल्स से मेरा मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई स्किल तो हमारे पास जरूर होगा, लेकिन गाइस, स्किल्स में इससे बड़ी बात होती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक बंदा वो हर फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता। एक बंदे को सिर्फ एक फील्ड में परफेक्ट होना पड़ता है और बाकी फील्ड्स का ऊपर ऊपर से नॉलेज हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन एक स्किल से काम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारी जो एजेंसी है, जो हम स्टार्ट करते हैं, उसमें वेब डिजाइनिंग में हम एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो हम फायदा ये होगा कि अगर हम लोकली सबसे अच्छी वेब डिजाइनिंग अगर हमारी है, तो सबको क्या है, परफेक्ट बंदे चाहिए होते हैं। ठीक है, सब लोग नंबर 1 को ढूंढ रहे होते हैं। अगर हम नंबर 1 है अपने एरिया में तो सब हमारे पास पहले आएंगे, अगर हम अवेलेबल नहीं होंगे तो दूसरों के पास जाएंगे। तो यहां पर स्किल्स का मेरा मतलब यह है कि कोई भी एक स्किल, अगर वेब डिजाइनिंग है तो वेब डिजाइनिंग, अगर एसईओ है तो एसईओ, या फिर एससीएम, या फिर पीपीसी, जो भी होता है, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप अच्छे हो,
तो किसी एक स्किल में आपको परफेक्ट बनना है ताकि आपसे ऊपर कम से कम उस स्किल में कोई दूसरा ना हो। तो इस चीज के लिए सबसे पहले एक स्किल को परफेक्ट करो और उसके बाद दूसरे फील्ड्स में कदम जमाना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप एक जगह परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब दूसरी जगह पर जाने का मतलब नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है स्किल्स, क्योंकि लोग हमेशा नंबर 1 को ढूंढते हैं। तो नंबर 1 बनने की कोशिश करो किसी एक स्किल में, फिर उसके बाद सब में हम अपनी टांग अड़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं थर्ड फैक्टर पे, जो कि है नेटवर्किंग। गाइस, अब नेटवर्किंग और स्किल्स ये थोड़ा साथ में मिलके चलते हैं, क्योंकि अब मैं बताता हूँ नेटवर्किंग का फायदा क्या होता है। नेटवर्किंग अगर आप एक बार सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि बाहर जा रहे हैं, हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ये चीज कहते हैं नेटवर्किंग। तो अब नेटवर्किंग करना किन लोगों के साथ है? जैसे हम एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया है, हम दूसरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वालों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आईटी कंपनीज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फायदा क्या होगा कि इस तरीके की नेटवर्किंग से फायदा ये होने वाला है कि मान लीजिए कि हम वेब डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है, स्किल्स का जैसे कि मैंने बताया आपको, हम वेब डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो अब जो सामने वाली जो एजेंसी होगी जिसके साथ हमारी नेटवर्किंग अच्छी खासी चल रही है, उन लोगों के पास शायद एक एसईओ एक्सपर्ट होगा, जिस एसईओ के मामले में उनसे बेटर शायद कोई नहीं होगा, और वेब डिजाइनिंग में के मामले में हमसे बेटर कोई नहीं है। तो अब यहां पर क्या होगा कि हम वेब डिजाइनिंग करते हैं लेकिन हम एसईओ नहीं करते। तो अब हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर आपको एसईओ भी करवाना है तो हम उनको रेकमेंड कर देंगे, जो हमारे जिसके साथ हमारी नेटवर्किंग है हम उनको रेकमेंड कर देंगे, और जब उनके पास कोई वेब डिजाइनिंग वाला बंदा आएगा तो वो हमें रेकमेंड कर देगा। ठीक, इस तरीके से हमें क्लाइंट्स मिलते रहेंगे। तो ये एक नेटवर्किंग का एक बहुत ही अच्छा फायदा रहता है हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। तो गाइस, इसमें एक और चीज है, नेटवर्किंग के लिए आपको हमेशा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग लोगों से जाके डायरेक्टली मिलने की जरूरत नहीं है। फेसबुक, लिंक्डइन एक ऐसे जगह है जहां पर हम एंटरप्रेन्योर्स को मीट कर सकते हैं, उनसे हम डायरेक्टली वहां पे बात कर सकते हैं। फिर मेल के थ्रू, फोन कॉल्स पे हम जैसे भी हमें नंबर मिल जाता है, जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप बढ़ती है वैसे वैसे हम उन लोगों से आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। ठीक है, तो ये इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि हमें बाहर जाना है, एक एक को ढूंढना है और उससे कॉन्टेक्ट करना जरूरी नहीं है। गाइस, शुरुआत सबकी फेसबुक और लिंक्डइन से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हुआ हमारा नेटवर्किंग। अब गाइस चलते हैं आउटसोर्सिंग। गाइस, आउटसोर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को चलाने के लिए, क्योंकि जब हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो हमको क्या है कि हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए सारा काम खुद करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जिस काम से हमें आउटपुट मिलता है वो भी काम हमें करना पड़ता है, और जिस काम से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वो काम भी हम करते हैं। तो ऐसे में क्या हम प्रॉफिट एक्चुअली कम बना रहे हैं। आउटसोर्सिंग में क्या है कि हमें दूसरों को पैसा देना पड़ेगा, तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, सब खुद करने की कोशिश करते हैं, और खुद करने के चक्कर में हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो यहां पर हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस में कुछ ऐसे काम होते हैं जो करना जरूरी होता है, लेकिन उससे हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही होती है। जैसे कि होता है कि एडमिन पैनल को संभालना, अकाउंटेंसी संभालना। ठीक है, इससे हमें कोई ज्यादा पैसा बन नहीं रहा है हमारा, लेकिन वो काम करना जरूरी है और कंपलसरी होता है। ठीक है, तो हम उस काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि हम उस काम को किसी और को दे देंगे और वो उससे उस काम को करके हमें वापस दे देगा, और उसके लिए हम उसको पे करेंगे, और वो बंदा हमारे एजेंसी का आदमी नहीं होगा। उसके लिए हम freelancer.com, upwork.com पे किसी को ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स हो तो हम उनको दे सकते हैं। वो लोग अपने घर पे बैठे बैठे वो काम करेंगे, और जितना भी काम वो करते हैं उसके लिए हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर हर काम हम खुद करने बैठेंगे तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम अपने यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बन रहा है, और साथ में उस सेम टाइम पे वो बंदा भी हमारे लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर सेम टाइम पे हमारे दो काम हो रहे हैं और हमारा टाइम बच जाता है। तो गाइस, आउटसोर्स करने से कभी डरना नहीं है, क्योंकि आउटसोर्स में थोड़े पैसे ज्यादा जरूर है, लेकिन टाइम बचता है और उस टाइम से हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आउटसोर्सिंग का डरना नहीं। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आउटसोर्स उन लोगों को करो जैसे टीनेजर्स होते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ स्किल डेवलप करके, ऐसे लोगों को करो। या फिर क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोगों को करने जाओगे तो वो आपसे इतना ज्यादा पेमेंट मांगेंगे जितना आप दे नहीं पाओगे, और वो लोग काम जो करते हैं ना उसमें अपना 100% नहीं देते। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपर्ट 100% क्यों नहीं देते, क्योंकि गाइस उनके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होती है, उनके पास एक बंदा जाएगा तो दूसरा बंदा आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना ऑलरेडी एक नाम बना लिया है फ्रीलांसिंग में। तो अब उनको हम काम देंगे, वो हमारे लिए 100% काम प्रॉपरली काम करके नहीं देने वाले। लेकिन जो
टीनेजर्स होते हैं जो अपना एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो वो स्किल डेवलप करने के लिए अपना 100% देंगे हमें। तो ऐसे लोगों को ढूंढो और उन लोगों को अपने काम को आउटसोर्स करो। इससे उनका भी फायदा, वो कुछ पैसा भी कमा लेंगे, उनका स्किल भी डेवलप हो जाएगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है आउटसोर्सिंग का। तो गाइस अब चलते हैं फाइनल फैक्टर पे, जो कि है क्लाइंट कम्युनिकेशन। गाइस क्लाइंट कम्युनिकेशन वैसे तो हमें यूं लगता है कि यार ये हमारे काम का हिस्सा है क्या, ऐसा हम कभी कभी सोच सकते हैं, लेकिन यार क्लाइंट कम्युनिकेशन जो होता है एक ऐसा काम है जो भले ही हमारे काम में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमारे सारे काम को एक जस्टिफाई तभी कर पाते हैं जब हम क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अब जैसे आपको एक क्लाइंट मिल गया और आप उसके लिए काम करके दे रहे हो, मतलब यहाँ पर कोई मतलब डाउट नहीं है कि आपको उनको अच्छा काम करके देना है, अच्छा काम तो आपको उनको करके देना ही देना है, लेकिन साथ में जब आप क्लाइंट कम्युनिकेशन करोगे, तो क्लाइंट कम्युनिकेशन का मतलब मैं आपसे समझा देता हूं कि क्लाइंट कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं है कि आपने काम किया और पर डे या फिर पर वीक का रिपोर्ट उनको मेल कर दिया। यार सबसे पहली बात तो मेल ना कोई चेक भी नहीं करता है। काफी मतलब लोग जो अपने लिए मेल चेक करने के लिए जो लोगों को बिठाते हैं, सिर्फ वो अपना मेल चेक करते हैं, बाकी लोग तो अपना मेल चेक भी नहीं करते। पहली बात तो ये होती है। और दूसरी बात, यार एक मेल में एक बंदा है, अगर उसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता होता तो वो खुद ही क्यों नहीं कर लेता। उसने आपको दिया तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरह एक रिपोर्ट, एक्सेल शीट में एक रिपोर्ट बना के उनको भेजोगे तो उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि यार एक्चुअल में है क्या इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो आपको क्या है, उन्हें उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग करनी है। अगर वो एक लोकल बिजनेस है तो आपको उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ेगी, और अगर लोकल बिजनेस नहीं है तो आप उनके साथ स्काइप पे वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, ताकि उन क्लाइंट्स को अच्छा लगेगा कि उनके लिए कुछ प्रॉपर काम हो रहा है, उनको एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा उस क्लाइंट के साथ। तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा काम ऊपर नीचे हो भी गया तो उनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा काम ऊपर नीचे हो भी गया, लेकिन ये लोग हमारा फोन हर टाइम उठाते हैं, हमसे हर टाइम कांटेक्ट में रहते हैं, अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ये हमारे लिए अच्छा काम जरूर करेंगे। क्योंकि हो जाता है यार, इंसान है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो इंसान होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे तो बाकी सारी जो प्रोसेस है वो एकदम स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन अगर क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रखते, अगर आप भी सोचो कि अगर आप घर पे आपने एक किसी को अपना कोई काम दे रखा है और आप उसको फोन करके पूछो कि मेरा काम कितना हुआ, और वो बंदा फोन ही नहीं उठाया, ठीक है, तो आपको ये लगेगा ना कि वो बंदा आपके लिए काम कर ही नहीं रहा है। एक्चुअली हो सकता है वो कर रहा होगा, लेकिन अगर वो उसने आपका फोन नहीं उठाया तो आपको लगेगा यार ये लोग तो ऐसे ही है, कोई काम प्रॉपरली करते नहीं है। तो इसलिए कहते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप कर लो, लेकिन अगर क्लाइंट कम्युनिकेशन में फेल हो गए तो सारा काम वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस क्लाइंट कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। अगर आपने इन 5 चीजों को कर लिया तो एक प्रॉपरली आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को लॉन्ग रन में अच्छे से चला सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।